हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल से जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हिंदी के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करें, तो आज हम एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ उपस्थित हुए हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न है, कह रहे हैं कि कमायनी के रचनाकार कौन है। तो बताना है बीच में कमायनी के रचनाकार कौन है। कह रहे हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं। देखिए, प्रसाद एक दिया है तो इनका पूरा नाम है जयशंकर प्रसाद है। और पंत सुमित्रानंदन पंत हैं कि निराला, जिन्हें आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहते हैं, या महादेवी वर्मा हैं। बताइए सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कमायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, आइए इनकी कुछ और रचनाएं जो पूछी जाती हैं आपसे बतलाते हैं। देखिए, आंसू, आंसू, लहर, लहर, झरना, झरना, शोकोच्छ्वास, शोकोच्छ्वास से, प्रेम, प्रेम राज्य, और देखिए उर्वशी। देखिए, उर्वशी के रचनाकार अगर आपको ऑप्शन में आए तो उसमें अगर रामधारी सिंह दिनकर हैं तो उनको प्रियॉरिटी पहले देंगे। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर को उनको पहले प्राथमिकता देंगे। अगर रामधारी सिंह दिनकर नहीं है तो आप जयशंकर प्रसाद लगाएंगे। ठीक है, ज़्यादातर आपको रामधारी सिंह दिनकर ही लगाना है क्योंकि उसी का ऑप्शन ज़्यादा आता है। ठीक है, तो मतलब उर्वशी के रचनाकार तो रामधारी सिंह दिनकर है, लेकिन ये भी लिखे इनके बाद। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर रामधारी सिंह दिनकर है तो उसे ही आपको लगाना है। नहीं है ऑप्शन में तो आप क्या लगाएंगे? जयशंकर प्रसाद लगाएंगे। ठीक है, तो ये इनकी कुछ रचनाएं हैं, आंसू, लहर, झरना, शोकोच्छ्वास, प्रेमराज, उर्वशी। ठीक है, आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, ये है सुमित्रा, बी नंबर ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत। देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, ये भी आप रखिए। जो इनको सबसे बड़ा इनकी रचना महत्वपूर्ण है चिदम्बरा। ठीक है, चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए ये क्या पाए थे भाई? 1968 में क्या पाए थे? ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, आप जानते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना 1965 में हुई थी। ठीक है, ये भारत की जो 22 भाषाएं हैं इनमें दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो सुमित्रा नंदन पंत के कुछ रचनाएं जैसे आपकी ज्ञानपीठ, वीणा हो गया, पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, युगवाणी, कला और बूढ़ा चांद। इनको कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य पुरस्कार मिला है। ठीक है, अकादमी पुरस्कार भी मिला है। किसके लिए? कला और बूढ़ा चांद के लिए, ये सुमित्रा नंदन पंत को। और देखिए भाई, इसमें इंपॉर्टेंस है वो बता दे रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। देखिए, निराला की कुछ हैं जैसे परिमल है, परिमल याद रखिएगा, गीतिका याद रखिएगा, कुकुरमुत्ता है, हाँ, तुलसीदास, ये भी याद रखिए, तुलसीदास पूछतेगा किसकी रचना है तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। ठीक, तो इतना रखिएगा। आज देखते हैं महादेवी वर्मा। देखिए, महादेवी वर्मा, इनको यामा के लिए, महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और इनको कब मिला था? ये 1982 में। ठीक है, इनको भी ध्यान रखिएगा। और इनकी जो प्रमुख रचना है निहार, निर्जा, ठीक है, रश्मि। ठीक, तो इस प्रकार आपको इनको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इसका आप कमायनी के लेखक कौन है? ए नंबर हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। आइए आगे चलते हैं। अगला कहना कि पानी पानी होना। बताइए भाई, पानी पानी होना का क्या अर्थ है? पानी पानी होने का क्या अर्थ है? कहना कि अत्यंत लज्जित होना, बाढ़ में घिर जाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, दुखी होना। चलिए बताइए सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, अत्यंत लज्जित होना। पानी पानी का होना का मतलब क्या होता है? अत्यंत लज्जित होना। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। कहना निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप उपसर्ग से निर्मित है? चलिए, तो उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी मूल शब्द के पहले लगता है। तो बताइए भी, तो अप उपसर्ग, देखिए नहीं वाला आपसे पूछा है। देखिए, अपवाद, वाद मूल शब्द है, अप जो है उसका क्या है? उपसर्ग है। तो अधिगम, अधिगम, तो गम आपका मूल शब्द है और अधि क्या है? आपका उपसर्ग है। तो आपका इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। अधिगम में जो है आपका अप उपसर्ग नहीं है। देखिए, अपक्रम में आपका अप उपसर्ग है, अपकृति में है आपका उपसर्ग है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका अधिगम में आपका अप उपसर्ग नहीं होगा। तो नहीं वाला हमको बतलाना था। चलिए आगे देखते हैं। कहना निम्नलिखित में कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, देखिए ये बादल की यहाँ ये नहीं करें। ठीक है, बताइए। नहीं, इसमें बादल का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है इसमें। ठीक है, चलिए, तो कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जलधर। जलधर जो है आपका क्या है? बादल का पर्यायवाची है। ठीक है, देखिए बादल के और पर्यायवाची आप देखिए, अभ्र भी बोलते हैं इनको।
अभ्र, मेघ, जलद, जलधर, जलधर, वारिधर, वारिधर। ठीक है, तो इस प्रकार जल के क्या हो जाएंगे, बादल के पर्यायवाची। ठीक है, अभ्र, मेघ, जलद, जलधर, वारिधर। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ऑप्शन नंबर ए रखना है। देखिए अब्द, अब्द होता है, अब्द मैंने क्या होता है भाई, दास, सेवक या गुलाम। ठीक है, अब्द, अब्द माने, अब्द माने होता है क्या, दास, दास जिसको कहते हैं सेवक, गुलाम, अनुचार। ठीक है, तो इस प्रकार आपका यहाँ बादल का पर्यायवाची ए नंबर हो जाएगा जलधर। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए ये इंपॉर्टेंस प्रश्न है, ये आपका इंपॉर्टेंस प्रश्न बन जाता है। पूछ रहे हैं कि ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है। तो ये तो आप जानते होंगे कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं। क्या है भाई, हिंदी भाषा की कितनी उपभाषाएं हैं, 5 उपभाषाएं हैं, जिनमें से आपको कौन कौन सी हैं याद रखना है। पूर्वी हिंदी, देखिए इनकी जो है उत्पत्ति पूछता है तो ये याद रखना, पूर्वी हिंदी की। पहले आप इनका प्रश्न का जवाब नहीं पढ़ लीजिए। तो कह रहे हैं कि ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा की प्रसिद्ध बोली है, बताइए। पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी या बिहारी हिंदी है। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की उपभाषा है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। तो देखिए अब कौन कौन सी उपभाषाएं इनसे आपका, उनसे किससे उत्पन्न हुई है ये पूछता है आपसे। तो देखिए पूर्वी हिंदी है, पहली क्या है, पूर्वी हिंदी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, इनको आप जरूर तैयार करके जाइएगा। पूर्वी हिंदी जो है किससे उत्पन्न हुई है, अर्धमगधी भाषा से। क्या भाई, अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से। ठीक है, इसका उत्पन्न हुआ है। तो पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति जिससे है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। आइए और देखते हैं इसको। देखिए पश्चिमी हिंदी, या दूसरा क्या है, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी का किससे, सौर सेनी से। ठीक है, सौर सेनी। देखिए इनके फिर उनके जैसे आप पश्चिमी हिंदी की आप 5 भाषाएं वो आती हैं, खड़ी बोली, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू। तो इनको भी रटना है, लेकिन एक वीडियो में इनको बताएंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें आपको हम 5 भाषाएं पहले बोल देते हैं, फिर आपको हम अदर वीडियो में इनके, जैसे आप पूर्वी हिंदी की कितनी उपभाषाएं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी 3 है। तो इस प्रकार आपको धीरे धीरे हम सब करा देंगे। ठीक है, चलिए तो इनको, तो आप कौन होगी, पश्चिमी हिंदी सौर सेनी। ठीक है, अगली है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी किससे उत्पन्न हुई है, मागधी से है। क्या भाई, मागधी। ठीक है, और राजस्थानी किससे है, राजस्थानी। चौथी कौन है, राजस्थानी। राजस्थानी किससे उत्पन्न हुई थी, ये भी सौर सेन से है, सौर सेनी से। ठीक है, और पहाड़ी हिंदी एक बची, पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी किससे हुए, खस सौर सेनी अपभ्रंश से, खस सौर सेनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो इस प्रकार आपको याद रखना है, पूर्वी हिंदी की उत्पत्ति किससे, अर्ध मागधी अपभ्रंश से, पश्चिमी हिंदी की सौर सेनी, बिहारी हिंदी की मागधी से, और राजस्थानी हिंदी सौर सेनी से, और पहाड़ी हिंदी का जो उत्पन्न हुआ है खास सौर सेनी अपभ्रंश से। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो 5 उपभाषाएं हो गई, और किससे उत्पन्न हुई ये पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसे आपसे पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन आती है, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, कन्नौजी, बुंदेली और बांगरू, जिसे हरियाणवी भी कहते हैं। खड़ी बोली को काउरवी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार आपका यहाँ ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। करें कि अन्ना भाव, अन्य अभाव किस प्रकार का समास है। तो अन्य अभाव, अन्न से अभाव, तो बताइए कौन सा इसमें किस प्रकार का समास है, अन्न अभाव, जिसके यहाँ अन्न की कमी हो। बताइए, करें तत्पुरुष, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्वंद्व समास। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष का उत्तर पद क्या होता है, प्रधान होता है, और अंतिम पद क्या होता है, गौण होता है। अव्ययी भाव में क्या है, वो आपको उसमें पहले पद में क्या लगा रहेगा, उपसर्ग लगा रहेगा। ठीक, और कर्मधारय में पहला पद क्या रहता है, विशेषण रहता है, और अंतिम पद संज्ञा रहती है। ठीक है, और द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। ठीक, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, करें कि पंचवटी किस समास का उदाहरण है। पंचवटी किस समास का उदाहरण है। चलिए, पंचवटी
किस समास का उदाहरण है? यानी कर्मधारय का, बहुव्रीहि का, द्वंद्व का या द्विगु समास का। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो कौन सा होगा? देखिए पंचवटी, देखिए 5 आ रहा है, तो जिसमें आपके नंबर आता है पहले पद में, उसमें क्या होता है? वहाँ पे द्विगु समास हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। तो पंचवटी में कौन समास है? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। बहुव्रीहि समास आप जानते हैं कि इसमें क्या है? दोनों पद अप्रधान होते हैं, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक है। देखिए अगला है निष्फल किस प्रकार की संधि है? चलिए निष्फल, देखिए निस नि फल, नि प्लस फल, नि प्लस फल में कौन सी संधि होगी? तो देखिए निष्फल को कैसे तोड़ोगे? नि प्लस फल में कौन संधि हो जाएगी, ये पूछे तो कौन सी दिख रहा है? विसर्ग लगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विसर्ग संधि। देखिए विसर्ग के बाद अगर फ आता है तो वह सा में बदल जाता है, आप जानते हैं। ठीक है, आधा सा में, तो इस प्रकार आपका क्या हो जाएगा? निष्फल। ठीक है, बी नंबर सही हो जाएगा। अगला है कहें कि आरोह शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो आरोह शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? मतलब विलोम आपको बताना है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आरोह का विलोम क्या होगा? अवरोह हो जाएगा। अगला है यानी कि लंबोदर, आपको यहाँ लंबोदर किस प्रकार का शब्द है ये आपको बतलाना है। ऋण शब्द है, योग ऋण है, यौगिक है, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए सही हो जाए। तो देखिए लंबोदर में आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, योग ऋण शब्द हो जाएगा। क्या है? योग ऋण शब्द हो जाएगा। तो योग ऋण शब्द क्या होता है? तो दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें हम योग ऋण शब्द कहते हैं। तो देखिए लंबोदर लंबा है उधर, अर्थात किसका? गणेश जी का। तो ये क्या कह रहा है? दो सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले वे शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? योग ऋण शब्द कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ ध्यान रखना है, पूछेगा उत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो बताइएगा 3 प्रकार के होते हैं। क्या भी? 3 प्रकार के, ऋण, योग ऋण और यौगिक। ठीक, किसके? उत्पत्ति या रचना के आधार पर अगर पूछे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताइएगा 3 प्रकार के। ठीक, तो यहाँ पे योग ऋण। और ऋण शब्द क्या होता है भाई? वे शब्द जिनके खंड निरर्थक हो, जैसे घर है, घर का आप खंड कर दीजिए, क्या घा और रा कोई अर्थ निकल रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं? ऋण शब्द कहते हैं। और यौगिक शब्द क्या कहते हैं? यौगिक शब्द होते हैं मेल से बना शब्द। यौगिक शब्द के कभी एक खंड और कभी दोनों खंड सार्थक होते हैं। ठीक है, जैसे विद्यालय 2 सार्थक शब्दों से मिला हुआ है। ठीक है, उसे हम यौगिक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो आप रचना और उत्पत्ति के आधार पर आप उस शब्द के 3 भेद होते हैं। ठीक है, इन तीनों को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला है निम्न में से टीका, टीका का पर्यायवाची आपको यहाँ बतलाना है। टीका का पर्यायवाची हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? यानी कि भाषांतर, भाष्य, विवृत्ति या ये सभी। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी नंबर हो जाएगा। टीका का पर्यायवाची भाषांतर, भाष्य, वृत्ति और ये सभी तीनों हो जाएगा। आगे देखते हैं। कहें कि उल्लू का तत्सम शब्द बताइए। तो तत्सम आपसे पिछले साल जो पेपर हुआ था उसमें तत्सम की परिभाषा ही आपसे पूछ लिया था। तो आप जानते हैं तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए हैं और हूबहू प्रयोग किए जाते हैं, उन्हीं को हम तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए करें कि उल्लू, उलूल, उलूक या उलक। तो उल्लू का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उलूक हो जाएगा। तो उल्लू का तत्सम क्या होगा? उलूक। आगे देखते हैं। करें निम्न से कौन सा क्षुब्ध का पर्यायवाची है? क्षुब्ध का पर्यायवाची है। करें कि विकल होता है, व्याकुल होता है, अहिगन होता है या ये सभी। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। क्षुब्ध का पर्यायवाची आपका विकल, व्याकुल, अहिगन ये सभी होते हैं। ठीक है, और देखिए क्षुब्ध के पर्यायवाची जैसे परेशान, ठीक है, परेशान, चिंतित, व्याकुल, खिन्न, आंदोलित, बेजार, ये कुछ जो हैं क्षुब्ध के पर्यायवाची शब्द हैं। आइए अगला देखते हैं। आइए देखते हैं अगला। कहने कि राहत का विलोम शब्द क्या होगा? राहत का विलोम शब्द क्या होगा? तो राहत का उल्टा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी ए नंबर हो जाएगा, प्रकोप। ठीक है, प्रकोप। ठीक है,
अगला है, कह रहे कि मछली का तत्सम शब्द क्या है? मछली का तत्सम शब्द क्या है? तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। मत्स्य जो है आपका हो जाएगा मछली का तत्सम। अगला है, कहें कि प्रतिहिंसा में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? तो प्रतिहिंसा, तो प्रति देखिए हिंसा आपका मूल शब्द हो गया, प्रति आपका उपसर्ग हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है, कहें कि विद्या प्लस अर्थी किसकी संधि विच्छेद है? तो किसका है? तो आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, विद्यार्थी। ठीक है, तो आप उसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बताइए, हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? कहीं पश्चाताप करना, हाथ में दर्द होना, लाभ होना या हानि होना। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा, पश्चाताप करना। ठीक है, अगला है, कहने कि तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या? कह रहे हैं बड़ा काम करना, चिंतित रहना, मुसीबत में फंसना, खाली बैठे रहना। बताइए, तारे गिनना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, चिंतित रहना, चिंतित रहना। अगला प्रश्न है, कह रहे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? बताइए, कह रहे कि निर्वेद है, शोक है, रति है या घृणा है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। तो श्रृंगार रस को क्या कहते हैं? रसराज भी कहते हैं ना। ठीक, चलिए, तो आप जानते हैं रसों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, रसों की संख्या 9 है। देखिए, अगर देखिए श्रृंगार रस के 2 और रस माने जाते हैं, जो कि आपको उससे अगर उसको लिया जाता है तो क्या हो जाता है? जैसे वत्सल रस और भक्ति रस को ये श्रृंगार रस के अंतर्गत लेते हैं। लेकिन आपको क्या रखना है? तो रसों की मुख्य रूप से संख्या कितनी है? 9 है। 9 जो है मुख्य रूप से रसों की संख्या, और स्थायी भाव की संख्या भी कितनी है? 9 ही है। ठीक है, 9 ही है। तो देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या हो गया? रति हो गया। और करुण रस की क्या हो गया? शोक हो गया। चलिए, करुण रस का स्थायी भाव क्या है भाई? शोक, शोक होता है। वीर रस का उत्साह, वीर रस का उत्साह अस्थायी भाव। ठीक, हास रस का हास, हास रस का हास। रौद्र रस का क्या होता है? क्रोध। रौद्र रस का क्या होता है? अस्थायी भाव क्रोध। और बीभत्स रस का जुगुप्सा, जुगुप्सा। ठीक है, और भयानक रस का भय अस्थायी भाव होता है। क्या होता है? भय। और अद्भुत रस का विस्मय, विस्मय। और शांत रस का क्या होता है भाई? निर्वेद, निर्वेद। तो शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। तो इस प्रकार रसों की संख्या कितनी है? 9। तो आपको श्रृंगार रस का अस्थायी भाव रति होता है, करुण रस का शोक, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह, और हास रस का हास, रौद्र रस का क्रोध, बीभत्स रस का जुगुप्सा, भयानक रस का भय, अद्भुत रस का विस्मय और शांत रस का निर्वेद। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इनको याद रखना है, अस्थायी भावों की संख्या। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार आपको यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न कहना है, किस रस को रसराज माना जाता है? तो किस रस को रसराज माना जाता है? तो अभी आपने बताया आपका श्रृंगार रस को। तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए, आइए अगला चलते हैं। अगला प्रश्न कहना है कि छप्पय किस प्रकार का छंद है? छप्पय किस प्रकार का छंद है? करें मात्रिक, वर्णिक या मुक्त छंद, या इनमें से कोई नहीं। तो छप्पय किस प्रकार का छंद है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, मात्रिक छंद है। ठीक, छप्पय जो है एक मात्रिक छंद है, या छा चरण। इसमें क्या होते हैं भाई? छा चरण वाला विषम मात्रिक छंद है। इसके प्रथम चरण में रोला तथा अंतिम 2 चरण में क्या होता है? उल्लाला होता है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि स्कंदगुप्त किसकी नाट्य कृति है? तो स्कंदगुप्त किसके रचनाकार हैं? तो इस प्रकार आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। तो स्कंदगुप्त जो है एक नाटक है, ये किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कहने कि बादल राग किसकी लंबी कविता है? किसकी लंबी कविता है?
कह रहे जयशंकर प्रसाद का, निराला का, नागार्जुन का या मुक्तिबोध का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, निराला का। तो बादल राग किसकी लंबी कविता है? आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा, निराला का। किसकी भी? निराला का। आइए अगला देखते हैं। अब देखिए आपको यहाँ पर आइए अगला प्रश्न है। करेंगे नीचे एक वाक्य दिया गया है जिसके 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से कोई एक विकल्प उक्त वाक्य का शुद्ध रूप है, उसका चयन कीजिए। देखिए कह रहे हैं इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है, इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। आपको इसमें बतलाना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और छोटा कर देते हैं। तो ये आपका वाक्य है, इधर आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 63 का सी नंबर सही हो जाएगा, आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। तो इसका ऑप्शन सी नंबर सही हो जाएगा, आजकल भ्रष्टाचार बहुत है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। आइए अगला प्रश्न है, यानी कि वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं? यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यहाँ आपका वाक्य दिया है, वह कैसा व्यक्ति है जो अभी तक आया नहीं। तो इसमें आपको पूछ रहा है यह किस प्रकार का वाक्य है। तो कहने की सरल है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो लगा है तो ये उसमें क्या है? तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा, जिसमें जो है उसको आपको पकड़ना है। इसे वाक्यों में क्या होता है? मिश्र वाक्य होता है। तो मिश्र वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। ठीक, तो इस प्रकार ये मिश्रित वाक्य, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए सरल वाक्य क्या है? सरल वाक्य जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं। जैसे राजेश पढ़ता है। ठीक, और संयुक्त वाक्य है जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य, समुच्चय बोधक अवयव जैसे और, परंतु, तथा आदि शब्द से समुच्चय से जुड़े होते हैं, वहाँ हम क्या उनको संयुक्त वाक्य पकड़ लेंगे। और आएगा, पर, तथा। ठीक है, तो इस प्रकार आपको देखना है, तो वो संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला। ठीक है, अगर रचना के आधार पर वाक्य के भेद, रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपसे पूछ रहा है, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। कहने के निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आई प्रत्यय से बना है? कहने की भलाई, निष्ठा, समझौता या संपन्न। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, भलाई। भलाई में आपका कौन सा प्रत्यय है? आई प्रत्यय। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है? किस मुहावरे का अर्थ परेशान करना है? तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? करें छक्के छुड़ाना, पानी पानी होना, लोहे के चने चबाना या आंखों का तारा। चलिए, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, परेशान करना का मतलब छक्के छुड़ाना। अगला प्रश्न है, करें बहुत तेज वर्षा हो रही है, इसमें प्रविशेषण कौन सा शब्द है? तो प्रविशेषण शब्द क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत आपका क्या हो गया? प्रविशेषण। तेज वर्षा हो रही है, तो बहुत जो है तेज की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, तो उसी को हम प्रविशेषण कहते हैं। तो आपका बी नंबर यहाँ सही हो जाएगा, बहुत जो है आपका क्या होगा? प्रविशेषण शब्द है। ठीक है, अगला है, कह रहे हैं कि कुछ लड़कियां आ रही हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? कौन सा विशेषण है? तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण। तो कुछ, अब ये क्या हो गया? कोई कुछ पता नहीं ना कि कितना, तो इसलिए ये परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। तो आपके अगर विशेषणों की संख्या पूछे जाए तो कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, कह रहे कि राम ने श्याम को मारा, वाक्य में कौन सा कारक है? राम ने श्याम को मारा हो जाएगा, कहने कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक। सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए राम ने, तो आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्ता कारक। जिसमें कर्ता के द्वारा कुछ किया जाता है उसमें आपका कर्ता प्रधान होता है, वहाँ कर्ता कारक होता है। इस प्रकार ए नंबर आपका सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। अगर कारक चिन्ह की बात किया जाए तो
कारक जो है आपके 8 प्रकार के होते हैं। देखिए कर्ता कारक का आप चिन्ह क्या होता है, ने होता है। कर्म कारक के को होता है, ठीक है। कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है, को होता है। करण कारक का से के द्वारा। संप्रदान कारक का क्या होता है, को के लिए आपका हो जाता है। और देखिए अपादान का से, और संबंध का के, की, ना, ने, नी, ठीक। अधिकरण का में पर चिन्ह होता है, अधिकरण का में पर, और संबोधन का हे, अरे, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार आपका यहाँ ए सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। कहें कि निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो सर्वनामों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। सर्वनाम की संख्या कितनी है? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। तो कहने की आपको यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वह जो है निश्चयवाचक। देखिए कौन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, अनिश्चय, कुछ, परिमाणवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार आपको याद रखना है सर्वनाम। तो आपका बी, डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ एक गद्यांश छोटा दिया, इसको पढ़कर इसी गद्यांश को जवाब देना है, ठीक है। चलिए देखिए जल्दी से इसको हम पढ़ देते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 71 से 75 तक। चलिए आप इसको देख लीजिए। चलिए कहने कि सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का भी स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसा स्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जाती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों से संतुष्ट करती है, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है, ठीक है। आगे देखते हैं। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है। कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें देखिए यहाँ पे, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता होती है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, जबकि मनोहर कैसा है, व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं, ठीक है। तो अब इसी को आपको पढ़कर गद्यांश को जवाब देना था। तो चलिए इसको कर लेते हैं जल्दी से। आपको आंसर बताएंगे, फिर आप पढ़ लीजिएगा। सौंदर्य की परख की जाती है, तो हमेशा गद्यांश सॉल्व करते समय आप एक बार पहले प्रश्न देख लीजिए करिए, तब गद्यांश पढ़िए करिए, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो कौन सा इसमें आ जाएगा, कहने सौंदर्य की परख की जाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, इंद्रियों की संतुष्ट के आधार पर, ठीक है। आपने पढ़ा था इसका। आगे देखते हैं। कहने कि रसा स्वादन की अनुभूति बोध होता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चरित्र स्पर्शी रूप से। अगला कहने कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है। अगला देखिए, कालिदास के प्रकृति वर्णन का आधार है, तो इसमें क्या बताया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उनकी चरित्र प्रमुखता, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। तो आपने पढ़ा था इसको, ये गद्यांश का ही प्रश्न है। कहें ऊपर दिए गए गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो उपयुक्त शीर्षक क्या इसमें था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुंदरता बनाम मनोहरता, ठीक है। तो इस प्रकार आपके टोटल हो जाता है, पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।